हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस और परफेक्शन आईएएस के डेली न्यूज़पेपर एंड एडिटोरियल एनालिसिस में आपका फिर से स्वागत है। चलिए, आज हम लोग 2 मई का जो है वो न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपना डिस्कशन। तो सबसे आपको पहले जो है एक इमेज दिख रही होगी जिसमें है कि अ पेयर ऑफ ब्लैक बक्स लॉक्स हॉर्न्स एट द ताल छप्पर सेंचुरी इन राजस्थान चूरू डिस्ट्रिक्ट ऑन संडे विथ टेम्परेचर क्रॉसिंग 45 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह की इमेजेस के थ्रू हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस स्पीसीज़ के बारे में कहाँ पे वो एक्चुअली स्पॉट किए गए हैं, उस तरह की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी आती है। तो ब्लैक बक्स हमने यहाँ पे दिखा, तो हमारे लिए ब्लैक बक्स का जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इंडियन ब्लैक बक, जिसको एंटीलोप सर्विकैप्रा भी बोलते हैं, इज एन एंटीलोप एंड इज द ओनली लिविंग स्पीसीज ऑफ द जीनस एंटीलोप। एंटीलोप जीनस का इकलौता सर्वाइविंग स्पीसीज कौन है? ब्लैक बक, जिसको कि क्या बोलते हैं? एंटीलोप सर्विकैप्रा। ठीक है, एंड इट इज कंसीडर्ड टू बी द फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू चीता। चीता के बाद सबसे फास्टेस्ट एनिमल किसको माना जाता है? ब्लैक बक को माना जाता है। ठीक है, तो इसका रेलेवेंस है और कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्पीसी है। The horns of the black buck are ringed with 1 to 4 spiral turns and the female is usually hornless। तो फीमेल हॉर्नलेस होगी और जो मेल है उनके हॉर्न्स स्पाइरल में होते हैं रेंजिंग फ्रॉम 1 to 4 स्पाइरल टर्न्स। ठीक है, अब कोई भी स्पीसी जब न्यूज़ में आता है तो हम लोग के लिए क्या जरूरी हो जाता है? हमारे लिए जरूरी हो जाता है उसका प्रोटेक्शन लेवल, उसको कितने हद तक प्रोटेक्शन रखा जा रहा है, उसका IUCN स्टेटस, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर, उसका जो स्टेटस है किस रेड डेटा में वो कौन से लेवल की प्रोटेक्शन पे है, इंडिया के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कौन सा उसका प्रोटेक्शन मिला हुआ है, तो वो सब हम लोग देखते हैं। सो अगर बात करें प्रोटेक्शन स्टेटस की, तो हंटिंग ऑफ ब्लैक बक इज प्रोहिबिटेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ब्लैक बक का हंटिंग प्रोहिबिटेड है किसमें? सेक्शन शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और अगर आपको ये याद रखना है हमेशा के लिए तो आप सीधा इसको जोड़ दीजिए किससे? सलमान खान से। सो काला हिरन मामला सलमान खान का जो है वो यही है, ब्लैक बक केस। सो ब्लैक बक का हंटिंग इज प्रोहिबिटेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। इसीलिए सलमान खान के ऊपर जो है वो केस चल रहा था, बिकॉज ही वॉज अक्यूज ऑफ हंटिंग फ्यू ब्लैक बक्स। ठीक है, तो इंडिया का हो गया। उसके बाद IUCN जो अपना रेड डेटा बुक निकालता है जिसमें कि वो स्पीसीज का प्रोटेक्शन रखते हैं, उसके अंदर जो उसको कैटेगराइज किया गया एज लीस्ट कंसर्न। तो आपको पता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड। ठीक है, तो उसी तरह लीस्ट कंसर्न जो है वो इसका IUCN स्टेटस है। और आपको एक बात बता दें कि जो बिश्नोई कम्युनिटी है, और इसी कम्युनिटी ने केस भी किया था सलमान खान के ऊपर, ऑफ राजस्थान इज नोन वर्ल्ड वाइड फॉर देयर कंजर्वेशन एफर्ट्स टू ब्लैक बक एंड चिंकारा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा ये है, क्या कहते हैं उसको, आपको जो राजस्थान की कौन सी कम्युनिटी है? बिश्नोई कम्युनिटी। ये बहुत फेमस है पूरे इंडिया में, किसके लिए? फॉर द कंजर्वेशन ऑफ दीज ब्लैक बक्स। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको जानना था किसके बारे में? अबाउट इंडियन ब्लैक बक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द दिल्ली डुअल गवर्नेंस कॉनंड्रम। तो दिल्ली में जो डुअल गवर्नेंस चल रही है या जो डिस्प्यूट हो जाता है, उसका कॉनंड्रम के ऊपर ये आर्टिकल है। और कहीं ना कहीं इसमें क्या किया गया है? इसमें ये डिस्कस किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का भी जो जजमेंट है, इट हैज़ नॉट बीन एबल टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर कॉनंड्रम। इस कन्फ्यूज़न को, इस प्रॉब्लम को अभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने भी सॉल्व नहीं कर पाया ठीक से, और इसीलिए फिर से ये एक जज बेंच के पास जो है वो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में फिर से पेश किया गया। आइए हम लोग थोड़ा बात करते हैं जो एडिटोरियल में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो अगर हम लोग बात करें, सो द स्टेटस ऑफ दिल्ली बीइंग अ यूटी, कैसे पता है? क्योंकि शेड्यूल 1 में वो यूटी की तरह डाला हुआ है न्यू दिल्ली। बट अगर इसकी बात करें आपको कि इट इज क्रिश्चियन एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी, यानी NCT ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अंडर आर्टिकल 239AA, विच वॉज एडेड बाई 69th अमेंडमेंट एक्ट। तो 69th अमेंडमेंट एक्ट जो हमारा था उसके तहत ऐड किया गया 239AA, और वो कहता है दिल्ली को क्या? सिर्फ यूटी नहीं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ठीक है, एंड इसके तहत जो डायनामिक्स है किसका? बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्टेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सीवियर स्ट्रेन, इसी पर्टिकुलर आर्टिकल के कारण ये इश्यूज आते हैं।
सिंपल यूटी रहता तो वी हैड क्लैरिटी, ठीक है, कि हाँ यूटीज में जो है मोस्टली जो फंक्शंस है वो किनके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। बट यहाँ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली प्लस गवर्नमेंट वहाँ पे बना दी गई, लेजिस्लेटिव असेंबली है दिल्ली में, तो फिर ये कॉन्ड्रम हो जाता है कि डुअल गवर्नेंस क्यों हो पा रहा है। ठीक है, आगे देखिए। So though the Delhi High Court decided in favor of the central government relying on the status of Delhi as UT on appeal by NCT, the Supreme Court referred the matter to a constitution bench to decide on the substantial question of law pertaining to the powers of the elected government vis-a-vis LG। तो आपको पता है कि दिल्ली या फिर कोई भी यूटी को अपॉइंटमेंट, यूटी का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, प्रेसिडेंट डायरेक्टली या फिर किसी एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करते हैं वो करता है। तो इसी तरह जब दिल्ली के केस में क्या है, दिल्ली के केस में वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसका टर्म दिया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर, आप जो भी बोले। सो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली के हैं उनके पास जो है कुछ पावर्स दिए गए, और ऑलरेडी इलेक्टेड गवर्नमेंट भी इलेक्ट होकर आ रही है, उसके पास भी पावर्स हैं, और कहीं ना कहीं ये जो डुअल गवर्नेंस है ये दिल्ली के अंदर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, सो उसमें जो हम लोग को जानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जो है वो रूल जो था या जजमेंट 2018 में एक फैसला सुनाया गया था जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन जारी किए थे, उसके तहत बोला गया था कि ये सारी चीज़ें होंगी। बट उसके बाद एक प्रॉब्लम क्या आया है कि 2021 यानी लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम अप विद समथिंग नोन एज GNCTD एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट, और इसमें जो है कुछ पावर्स दे दिए गए, क्या था, किसको, लेफ्टिनेंट गवर्नर को। एंड इट ऑल्सो सेड कि गवर्नमेंट इन दिल्ली मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर। हम लोग उस एक्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या कहने का मतलब है कि कुछ पावर्स जो है वो बहुत ज़्यादा किसमें LG की तरफ दे दिए गए, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कहीं ना कहीं 2018 के जजमेंट को बाईपास करने की कोशिश की गई। आखिर क्या जजमेंट हम देखते हैं। कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट द LG इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो भी LG होगा वो जो भी दिल्ली का CUM है उसके एड एंड एडवाइस से बाउंड होगा, पहला चीज। ठीक है, noting that because the Delhi Assembly also has the power to make laws over the subjects that figure in the concurrent list as well as state list। ठीक, उसके बाद the LG ought to act on the aid and advice of the Council of Ministers except when he refers a matter to the President for final decision। तो इस केस में यूटी के केस में क्या होगा कि जनरली LG जो है वो क्या बाउंड है उनके एड एंड एडवाइस से, अनलेस वो चाहता है कि वो मैटर के ऊपर फाइनल डिसीजन कौन ले, प्रेसिडेंट ले। तो इस चीज को लेकर जो है वो क्या हम लोग बात कर सकते हैं कि इस चीज को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि अगर LG चाहे कि वो डिसीजन जो है वो प्रेसिडेंट के पास जाए तो LG ऐसा कर सकता है, लेकिन उस पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे। रिगार्डिंग द LG's power to refer to the president any matter on which there is a difference of opinion between LG and Council of Ministers, Supreme Court held that any matter cannot be construed to mean every matter। मतलब लिखा है कि कोई मैटर जिसपे आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, तो LG का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो किसके कॉन्टेक्स्ट में, CM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कॉन्टेक्स्ट में, तो उस मैटर को प्रेसिडेंट के पास भेजना है। बट एवरी मैटर, एनी मैटर हियर डज नॉट मीन एवरी मैटर कि आप सारा ही मैटर को क्या कर दें, डिसीजन रोक दें कि इसको प्रेसिडेंट के पास भेजना है। बिकॉज फिर दिल्ली की गवर्नमेंट जहां पे 67 और 3 का इलेक्शन होकर आया था पहले, वहां फिर क्या मतलब बन जाता है उस पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट का कि जब हर मैटर जो है वो उसके ऊपर रुक जाए। तो ये भी उन्होंने क्लियरली बोल दिया, और वो रेफरेंस उन्होंने ये भी क्लियरली बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि दैट रेफरेंस शैल अराइज ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस एंड अदरवाइज LG शुड एक्ट एज अ फैसिलिटेटर rather than anointing himself as the adversary to the elected council of ministers। तो मतलब LG जो है वो एक फैसिलिटेटर का काम करेगा, ना ही कि खुद एक पावर बन के क्या करेगा, एक तरह से टसल क्रिएट करेगा बिटवीन इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड LG। ठीक है, और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये भी बोला कि देखिए इतना कुछ जो हमने इंटरप्रेट किया दैट डजेंट मीन कि हम दिल्ली को स्टेटहुड की रिकॉग्निशन दे देंगे, दैट इज कैन नॉट बी अलाउड। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट at the same time that the NCT of Delhi cannot be granted a status of a state under the constitutional scheme। तो ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग था। ठीक है, और अभी हम लोग अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद जो एक एक्ट आया जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021,
इसने कुछ सेक्शंस को अमेंड किया 21, 24, 33 एंड 44 जो 1991 का हमारा एक्ट है। और इसमें क्या बोला गया, जो गवर्नमेंट वर्ड यूज किया जाएगा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिल्ली, इट विल नॉट मीन द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, इट विल मीन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। पहला प्रॉब्लम। सेकंड, इट गिव्स डिस्क्रिशनरी पावर्स टू द एलजी इवन इन मैटर्स वेयर द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली इज एम्पावर्ड टू मेक लॉज। मतलब जिन मैटर्स पे दिल्ली गवर्नमेंट, जैसे कि आपको पता है कि स्टेट लिस्ट के सारे सब्जेक्ट पे दिल्ली गवर्नमेंट कानून बना सकती है एक्सेप्ट 3 थिंग्स, लैंड, पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर। ये तीनों चीज जो है वो दिल्ली सरकार के अंदर नहीं आते हैं, और इन तीनों चीज के अलावा बाकी सब पे दिल्ली गवर्नमेंट इज एलिजिबल टू मेक लॉ। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी क्या कर दिया गया, एलजी को डिस्क्रिशनरी पावर्स दे दिए गए। ठीक है, कि इस मैटर में भी आपके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स होंगे। उसके साथ साथ इट सीक्स टू इंश्योर दैट द एलजी इज necessarily granted an opportunity to give her or his opinion before any decision taken by the council of minister or the Delhi cabinet is implemented। तो ये कहा गया कि जो भी फैसला दिल्ली गवर्नमेंट या कैबिनेट लेती है उसके टाइम पर इट इज टू इंश्योर दैट द एलजी इज नेसेसरली ग्रांटेड एन अपॉर्चुनिटी टू गिव हिज और ओपिनियन। मतलब कोई भी फैसला को इंप्लीमेंट करने से पहले एलजी का ओपिनियन लेना कंपलसरी होगा। और इसके अलावा क्या किया गया, इट ऑल्सो बार्ड द असेंबली और इट्स कमिटीज फ्रॉम मेकिंग रूल्स टू टेक अप मैटर्स कंसर्निंग डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। इवन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी जो पावर्स थी असेंबली से वो छीन ली गई इस एक्ट के अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। सो ऑल दीज थिंग्स आर लीडिंग टू व्हाट इज बीइंग कॉल्ड एज द डुअल गवर्नेंस कॉन्ट्रम। तो अगेन वी हैव टू वेट, फिर से सुप्रीम कोर्ट का कुछ फैसला आएगा इस एक्ट, ये एक्ट ऑलरेडी चैलेंज हो चुका है, तो वी हैव टू वेट एंड सी क्या एक्चुअली होता है विथ रिस्पेक्ट टू दिल्ली गवर्नेंस। ठीक है, तब तक वी शुड वेट एंड वॉच। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। सो ट्रेड पैक्ट बिटवीन इंडिया यूएई इज एक्टिव। ये एक आर्टिकल आया हुआ था कि इंडिया और यूएई के बीच में जो ट्रेड पैक्ट है वो अब एक्टिव हो गया है। मतलब अभी एक्टिव हुआ है, यानी कि इसका मतलब क्या है, इट हैज बीन साइंड बैक, पहले साइन हो रखा था। सो इंडिया एंड यूएई हैव साइंड हिस्टोरिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक एग्रीमेंट जो फरवरी में साइन किया गया था एक्चुअली, और ये अब जाकर एक्टिव हो गया है। एंड दैट विल प्रोपेल द टू फ्रेंडली नेशन टुवर्ड्स अ ग्लोरियस शेयर्ड फ्यूचर। सेपा इसका नाम है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन दीज टू इज अ हिस्टोरिक डील that will transform the lives of millions of people in the two countries. Talking about slight information, so it has a potential to promote upward mobility throughout the economic value chain, resulting in hundreds of thousands of job opportunity in both the countries. Plus 5 साल में जो bilateral trade है, it is expected to grow by $100 billion in goods and $15 billion in services. And this groundbreaking agreement will facilitate the free flow of goods services, not only goods services but also capital, technology and people, as well as mutually beneficial collaboration. तो इंडिया यूएई का जो हमारा ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, इट हैज बीन फाइनली एक्टिवेटेड ऑन संडे, दैट इज 1 मई 2022। ठीक है, तो ये आपको जानना है कि अभी इंडिया ने हाल में यूएई के साथ क्या किया है, अपना ट्रेड पैक्ट एक्टिव कर लिया है। नाउ Coming on to this article, ex-MLA held in Kerala hate speech case। तो ये न्यूज़ में है हेट स्पीच केस। यहाँ पे आपको पॉलिटिकल न्यूज़ जानने की जरूरत नहीं है कि एमएलए कौन था, क्या एमएलए का नाम क्या था, कहाँ का एमएलए है, दैट इज नॉट रेलिवेंट। व्हाट इज रेलिवेंट हियर इज द वर्ड हेट स्पीच। इसलिए रेलिवेंट है कि ऑलरेडी यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछ रखा है 2014 में। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, डज इट कवर हेट स्पीच ऑल्सो। फिर उसके बाद था व्हाई डू द फिल्म्स इन इंडिया स्टैंड ऑन अ स्लाइटली डिफरेंट प्लेन, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। बट इसमें एक क्वेश्चन क्या था कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से क्या समझते हैं, क्या इसके अंदर हेट स्पीच भी कवर होगा। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि होगा कि नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अगर लॉ कमीशन के 267th रिपोर्ट की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग हेट स्पीच का मतलब क्या होता है। सो हेट स्पीच इज स्टेटेड एज एन इंसाइटमेंट टू, मतलब उकसाना किस लिए, टू हेट्रेड प्राइमरली अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ पर्सन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस बिलीफ एंड द लाइक। मतलब हेट स्पीच
उकसाना हुआ जनरली किसके खिलाफ, एक पर्टिकुलर ग्रुप के खिलाफ, जो ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है, या तो रेस से, एथनिसिटी से, जेंडर से, सेक्सुअल ओरिएंटेशन से, रिलीजन से, या फिर कोई रिलीजियस बिलीफ। तो इसको हेट स्पीच बोलेंगे एज पर लॉ कमीशन 267 रिपोर्ट। ठीक है, और इसी रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने बोला भी कि दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो 19(1)(a) में दिया गया है, इट डज नॉट इंक्लूड हेट स्पीच, बिकॉज हेट स्पीच विल समवेयर फॉल इन द कैटेगरी ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, अंडर 19 clause 2। बट द मैटर इज कि जो हेट स्पीच का एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन है वो किस तरह से किया जा रहा है। जैसे हमने सेडिशन के मामले में देखा था कि इंटरप्रिटेशन गलत हो जाता, उसी तरह कौन सा स्पीच को हेट स्पीच सरकार मानकर उसको कर्व कर देगी, दैट कैन नॉट बी अश्योर्ड। और इसीलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और हेट स्पीच ज्यादा डिफरेंस नहीं समझ में आएगा, और कहीं ना कहीं हो सकता है इसका भी मिसयूज होना शुरू हो जाए। चलिए करेंटली हम लोग बात करते हैं कि लीगल पोजीशन क्या है हेट स्पीच का भारत के अंदर। सबसे पहले इंडियन पीनल कोड में अगर बात करें तो सेक्शन 153A एंड 153B आईपीसी का, इट पनिशेस एक्ट्स दैट कॉज एनिमिटी एंड हेट्रेड बिटवीन टू ग्रुप्स। तो ऑलरेडी हमारे पास दो सेक्शन है, सेक्शन 153A एंड 153B, जो पनिश करता है किसी इंसान को किस लिए, अगर वो एनिमिटी या हेट्रेड फैला रहा हो दो ग्रुप्स के बीच में। फिर सेक्शन 295A ऑफ आईपीसी डील्स विथ पनिशिंग एक्ट्स विच डेलिबरेटली, जानबूझकर, और विथ मैलिशियस यानी गलत इंटेंशन के साथ, आउटरेज द रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन। मतलब किसी भी क्लास ऑफ पर्सन के रिलीजियस फीलिंग को जानबूझकर क्या करना, डेलिबरेटली या गलत इंटेंशन से क्या करना, आउटरेज करना। दैट विल ऑल्सो अट्रैक्ट पनिशमेंट अंडर सेक्शन 295A ऑफ आईपीसी। और सेक्शन 5051 एंड 5052 इट सेज कि जो पब्लिकेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ कंटेंट, पब्लिकेशन एज वेल एज सर्कुलेशन ऑफ कंटेंट विच मे कॉज इल विल और हेट्रेड बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स एंड ऑफेंस, दैट इज ऑल्सो पनिशेबल। तो आईपीसी ऑलरेडी इस तरह के हेट स्पीच के सेगमेंट्स को ऑलरेडी पनिश कर रही है। तो लीगल स्टेटस एक ये हुआ। दूसरा लीगल स्टेटस में हम क्या देख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। तो आरपीए के सेक्शन 8 के अंदर इट प्रिवेंट्स अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ द इलीगल यूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन। तो आपको पता है कि आर्टिकल 102 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसके एडवाइस पे प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं या मेंबर्स को रोक सकते हैं फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन ऑन द ग्राउंड्स लाइक बूथ कैप्चरिंग, वोट रिगिंग। उसमें एक पॉइंट क्या है, इफ ही इज ट्राइंग टू प्रोमोट हेट्रेड एंड कम्युनल डिसहार्मनी। वही बात यहाँ पे किया जा रहा है कि ये उस पर्सन को जो कि लीगल यूज के लिए कन्विक्ट किया गया उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 123(3)(a एंड 125 ऑफ आरपीआई इट बार्स टू द प्रमोशन ऑफ एनिमोसिटी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट और लैंग्वेज इन रेफरेंस टू इलेक्शन एंड इंक्लूडेड अंडर करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस। और सिमिलरली ऐसा क्या करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस माना जाएगा अगर वो क्या कर रहे हैं, एनिमोसिटी प्रमोट कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन एटसेट्रा। ठीक है, अब दो कमिटीज की बात अगर करें तो जिन्होंने कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किया था विथ रिस्पेक्ट टू हेट स्पीच, विश्वनाथन कमेटी 2019 इट प्रपोज की इंसर्टिंग सेक्शन 153(c)(b एंड सेक्शन 505(a) इन द आईपीसी फॉर इंसाइटमेंट टू कमिट एन ऑफेंस ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और कम्युनिटी की डायरेक्ट लिख दो और ये सारे चीज ऐड कर दो। इन जितने ग्राउंड्स पे अगर कोई एनिमिटी या ऑफेंस क्रिएट कर रहा है, उकसा रहा है, तो वो सब हेट स्पीच के अंदर पनिश किया जाए। ठीक है, और इसमें इन्होंने पनिशमेंट बोला 2 साल तक अलॉन्ग विद 5,000 फाइन। और बेजबरुआ कमेटी जो 2014 में बनी थी, इट प्रपोज द अमेंडमेंट टू सेक्शन 153(c) ऑफ आईपीसी एंड इट सेड प्रोमोटिंग और अटेम्प्टिंग टू प्रमोट एक्ट्स प्रीजुडिशियल टू ह्यूमन डिग्निटी एंड दैट शुड बी पनिशेबल बाय 5 years एंड फाइन और बोथ हैंड सेक्शन। और साथ साथ सेक्शन 509(a) इसमें बोला वर्ड, जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट मेंबर ऑफ पार्टिकुलर रेस पनिशेबल बाय 3 years। तो 509(a) में डिफेमेशन आता है, तो डिफेमेशन में ये वाला एंगल भी इंक्लूड करने के लिए किसने रिकमेंड किया, बेजबरुआ कमेटी ने। ठीक है, तो आपको हेट स्पीच से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको क्या करना है कि इवन ये याद रखना है कि विश्वनाथन कमेटी और बेजबरुआ कमेटी किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू हेट स्पीच या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इससे रिलेटेड हमारा ये दोनों ही कमेटी
है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अपना यूपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। देखिए इस हेट स्पीच वाला डिस्कशन में अगर क्वेश्चन आता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, हम अगर बात करें कि डज इट कवर हेट स्पीच, तो इट डजंट कवर हेट स्पीच, क्योंकि आप फिर डालेंगे ये प्रोविजंस की इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस एंड इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ 19 क्लॉज 2 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लाइक पब्लिक ऑर्डर, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। तो वो सारे कारण से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर हेट स्पीच नहीं आएगा, और आप लॉ कमीशन के 267 रिपोर्ट को भी जिक्र करेंगे वहां पर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन फॉर द डे। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेज ब्लैकबक नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ब्लैकबक हमने पहले पेज पे देखा था, तो उसके नाम से जो नेशनल पार्क है वो किस स्टेट में लोकेटेड है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? सो एवरीवन मस्ट गो विथ राजस्थान? नो, द करेक्ट आंसर इज गुजरात। गुजरात में है ब्लैकबक नेशनल पार्क। तो अगर आप देखें, सो ब्लैकबक नेशनल पार्क इज अ नेशनल पार्क इन इंडिया लोकेटेड एट वेलवदार इन द भावनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। As regards trade in services, Indian service providers will have enhanced access to around 11 subsectors from 11 broad service sectors. सही है. And CEPA is expected to increase the total value of bilateral trade in goods and services over $100 billion और goods में $15 billion. करेक्ट है, यह भी हमने देखा. So the correct answer is both 1 and 2. Next question. The United Nations General Assembly has declared which of the following years as the International Year of Millets? तो आपको पता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है? 2023 को यूनाइटेड नेशन ने इंडिया के रिक्वेस्ट पे ही एक्सेप्ट कर लिया था क्या, टू सेलिब्रेट दिस ईयर एज द ईयर ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023. देन प्रोजेक्ट वसुंधरा इज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? OIC, LIC, ONGC, कोल इंडिया. करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑयल इंडिया लिमिटेड. OIC जो है वो इसका सही जवाब है. उसका CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR इनिशिएटिव क्या है? प्रोजेक्ट वसुंधरा. ठीक है, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड साइंड एन MOU विथ डिजिटल फॉरेस्ट डिवीजन असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑन 29 अप्रैल. ठीक है, ऑन अ प्रोजेक्ट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड इन अपर दियांग रिजर्व फॉरेस्ट अंडर दिग्बोई फॉरेस्ट डिवीजन असम. ठीक है, तो ये हमारा CSR इनिशिएटिव के तहत आएगा. तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता है कि जितने भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, उनका सोसाइटी के प्रति कुछ दायित्व बनता है, उसके तहत ये लोग ये इनिशिएटिव्स लेते हैं. नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन. विथ रेफरेंस टू द ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इट इज अ रामसर साइट. सही जवाब है ये. और इट इज स्प्रेड ओवर 37 मोजाज ऑफ द वेस्ट बंगाल, साउथ एंड नॉर्थ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर इज बोथ 1 and 2. तो आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन. सो इट अभी रिपोर्ट में इसलिए था बिकॉज द रिसेंट ऑडिट रिपोर्ट ऑफ CAG हैज पॉइंटेड आउट इलीगल कंस्ट्रक्शन एंड वायलेशन ऑफ एनवायरमेंटल नॉर्म्स इन 2 रामसर साइट्स इन वेस्ट बंगाल